आज की क्लास में हम डोजेस फॉर्म के बारे में देखेंगे। डोजेस फॉर्म जो है हमारे न्यू NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 1 का 13 पॉइंट है, जिसमें साथ में कॉस्मेटिक का वर्णन किया गया है। और पेपर 2 में ये 6 नंबर का जो हमारा पॉइंट है उसमें डोजेस फॉर्म का वर्णन है। साथ ही आप अगर डोजेस फॉर्म को पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, जो कि आपका पेपर 2 का 9th पॉइंट है। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंतर्गत 2-3 टॉपिक्स आते हैं और साथ ही ये दोनों पेपर को कवर करता है। तो डोजेस फॉर्म अगर हम देखें तो डोजेस फॉर्म मतलब अगर हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बोले तो हम इसे कल्पना के स्वरूप बोल सकते हैं या औषध कल्पना बोल सकते हैं कि एक ही औषध को हम कितने रूप में देख सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं आयुर्वेद में पंचविध कषाय कल्पना है, उसके बाद सेकेंडरी प्रिपरेशन के रूप में वटी कल्पना, संधान कल्पना आता है। लेकिन आपको अगर इसको मॉडर्न के अकॉर्डिंग किसी को एक्सप्लेन करना है तो आप इसे किस तरह से करेंगे। तो इसीलिए आज हम डोजेस फॉर्म के रूप में देखेंगे कि हमारी आयुर्वेद कल्पना को हम किस फॉर्म के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन। तो डोजेस फॉर्म आर द मीन्स बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल और API, तो यहाँ पर API का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी किसी भी द्रव्य का जो वीर्य होता है, जो उसकी पोटेंसी होती है, उसको यहाँ पर API वर्ड से इंडिकेट किया गया है। आर डिलीवर्ड टू साइट्स ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी टू प्रोड्यूस ऑप्टिमल डिजायर इफेक्ट एंड मिनिमम एडवर्स इफेक्ट। इसका मतलब है कि डोजेस फॉर्म जो होता है ये किसी भी औषधि के मॉलिक्यूल या उसके इंग्रेडिएंट को इंडिकेट करता है, इस फॉर्म को, या फिर किसी भी डोज या कल्पना या औषध के उस फॉर्म को ये इंडिकेट करता है जिसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो शरीर के अंदर जा कर के एक निश्चित स्थान पर जा कर के अपने टारगेट सेल पर काम करता है और जो हमको इसका इफ़ेक्ट चाहिए उसको देता है मिनिमम एडवर्स इफ़ेक्ट के साथ। तो ये डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन है। या फिर जब भी हम किसी कल्पना के बारे में बताते हैं तो कल्पना का अर्थ भी यही होता है कि उसको उस रूप में परिवर्तित करना जिससे उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है या जो उसका कार्य है वो सही तरह से कर सके। जैसे स्नेह कल्पना में हम बोलते हैं कि ड्रग का एक्टिव प्रिंसिपल फैट सॉल्युबल होता है, संधान कल्पना में अल्कोहल सॉल्युबल होता है। तो जब हम यहाँ पर स्नेह और अल्कोहल का उपयोग करेंगे तो उसका एक्टिव प्रिंसिपल प्रॉपर आएगा और प्रॉपर वो जा कर के एक्ट करेगा। तो इसी तरह से कहा गया है कि डोजेस फॉर्म एक तरह से औषधि की कल्पना है जिसमें उस ड्रग के मॉलिक्यूल या जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल है वो शरीर के अंदर जा कर के जो उसका स्थान है कार्य करने का वहाँ जाकर अपना एक्शन करता है, रोगों को कम करता है या जो इफ़ेक्ट हमको चाहिए वो देता है और कम मात्रा में एडवर्स इफ़ेक्ट करता है। API जैसे मैंने आपको बताया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, किसी भी ड्रग का वो पार्ट जिसके कारण वो कार्य करता है, जिसको हम अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कहें तो हम वीर्य बोल सकते हैं। तो किसी भी मेडिसिन में अगर देखें तो एक्टिव पार्ट तो होता ही है, लेकिन उस एक्टिव पार्ट को हमको शरीर में पहुंचाने के लिए, उसको उपयोगी बनाने के लिए और कई द्रव्यों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि आप टैबलेट का जब फॉर्मेशन करते हैं तो टैबलेट के लिए हम पाउडर लेते हैं, लेकिन उनको आपस में बाइंड करने के लिए हमको बाइंडिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे है कोई भी डोजेस फॉर्म का जब हम निर्माण करते हैं तो हमको उस मुख्य द्रव्य के साथ कुछ अन्य द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है, उसे एक्सीपिएंट कहते हैं। तो डोजेस फॉर्म अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है तो आपको बताना पड़ेगा API प्लस एक्सीपिएंट इज इक्वल टू द डोजेस फॉर्म। तो एक्सीपिएंट क्या होता है? तो एक्सीपिएंट वो होता है जो किसी भी औषध के प्रभाव को ना ही बढ़ाता है ना ही उसको कम करता है। इसके अलावा ये एक इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो केमिकली पूरी तरह से इनर्ट होता है, किसी भी तरह का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इसमें नहीं पाया जाता। ये एक बाइंडिंग एजेंट हो सकता है, कलरिंग एजेंट हो सकता है, स्वीटनिंग एजेंट हो सकता है, फ्लेवरिंग एजेंट हो सकता है या प्रिजर्वेटिव हो सकता है। तो इस तरह से हमने डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन देखी कि API प्लस एक्सीपिएंट इज इक्वल टू द डोजेस फॉर्म। अब आता है कि नीड ऑफ डोजेस फॉर्म या इम्पोर्टेंस ऑफ डोजेस फॉर्म क्या है, क्यों हमें अलग अलग तरह के डोजेस फॉर्म की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि कोई भी जो कल्पना होती है वो अ, अल्प मात्रा में काम करती है, कोई अधिक मात्रा में काम करती है। तो अगर वो कम मात्रा में काम करती है तो हम उसकी छोटी गोली बनाएंगे
या फिर उससे भी कम मात्रा में काम करती है तो पाउडर के फॉर्म में देंगे। अगर ज़्यादा मात्रा है तो हम उसको लिक्विड फॉर्म में देंगे। अगर वो सॉलिड में सूटेबल है या हम उसको ले नहीं सकते तो किसी भी ड्रग की जो सेफ़ और एक्यूरेट डोज होती है वो किसी भी प्रोवाइड करने के लिए हमको अलग अलग डोजेस फॉर्म की ज़रूरत होती है। दूसरा, अगर टैबलेट की ही बात करें तो हम टैबलेट को इजी कलर, शेप या मार्किंग के द्वारा इजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो डोजेस फॉर्म होते हैं, चाहे वो टैबलेट की बात करें या आजकल सिरप की बात करें, कभी कभी हम इनको कलर, इनकी शेप से आइडेंटिफाई कर लेते हैं या इनमें कोई मार्क होता है जिससे हम डोजेस फॉर्म को ईज़िली पहचान लेते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी भी औषध को किसी पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक फॉर्म हो, ऑइंटमेंट फॉर्म हो, तो ये कहीं ना कहीं उसको ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस या रिडक्शन से बचाता है। अगर आप उस मेडिसिन को किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस या रिडक्शन के थ्रू क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है या कॉन्टेमिनेटेड हो जाती है। इसके अलावा कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको सेवन करने के बाद वो स्टमक में जा कर के वहाँ के HCl से नष्ट हो जाती है। तो इन जो मेडिसिन होते हैं हम इनको इंट्रिकोटिक देते हैं ताकि ये जा कर के इंटेस्टाइन में अपना एक्शन करे। तो इसलिए भी कई मेडिसिन को हम अलग डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा कई मेडिसिन जो होती है बहुत बिटर टेस्ट की होती हैं, बहुत ज़्यादा नमकीन होती है या जिनको लेने से हमको नौजिया फीलिंग होती है, तो ऐसी मेडिसिन के टेस्ट ऑर्डर को कवर करने के लिए कभी कभी हम इसको दूसरे डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि इसको लेने में आसानी होती है। तो इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मेडिसिन को पैलेटेबल बनाती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होते हैं जिनको ओरली ना लेकर के बॉडी कैविटी में दिया जाता है, जैसे सपोस्टरी है, पेसरी है, तो इनके लिए अलग डोजेस फॉर्म का वर्णन है। कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनको इन्हीलेशन के थ्रू दिया जाता है तो इनके लिए अलग डोजेस फॉर्म का वर्णन करना पड़ता है जो हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है जो डायरेक्ट बॉडी टिश्यू में जा कर के अपना एक्शन करते हैं, तो जितने इंट्रावीनस होते हैं, इंट्रामस्कुलर, ये जो इंजेक्शन वाले पोर्शन होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ डोजेस फॉर्म जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में दिए जाना ज़रूरी होते हैं या लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो इन्हें सॉल्यूशन बना कर के दिया जाते हैं। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं तो उनको सूटेबल व्हीकल के साथ दिया जाता है। कुछ जो होते हैं वो आपस में मिसिबल नहीं होते हैं, दो ड्रग या दो लिक्विड, तो उनको सस्पेंसन के फॉर्म में दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग डोजेस फॉर्म को हर हमको वर्णन मिलता है जो किसी ना किसी तरह से हमारी मेडिसिन की पोटेंसी को, पैलेटेबिलिटी को, उसके एक्शन को बढ़ाती है। तो इसीलिए अलग अलग डोजेस फॉर्म का वर्णन हमारे संहिताओं में या फिर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द डोजेस फॉर्म। अगर आप देखेंगे कोई भी जो कल्पना होती है वो अलग अलग प्रकार की क्यों होती है, तो पहला जो डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी वाइज कहा गया है। जो औषध का घनत्व होता है या उसकी जो रचना होती है या जो उसका स्टेट होता है, जैसे नॉर्मली 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो उसी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग हमारे जो डोजेस फॉर्म होते हैं वो 4 बताए गए हैं: सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड गैसियस डोजेस फॉर्म। तो अभी जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मेन इसी को कवर करता है। आपका जो बुक में डोजेस फॉर्म को दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड गैसियस डोजेस फॉर्म, इसके अंतर्गत आयुर्वेद की कौन कौन सी कल्पनाएं आती हैं। दूसरा जो डिवीजन है वो अकॉर्डिंग टू रूट वाइज किया गया है, औषध सेवन मार्ग के आधार पर। तो औषध सेवन मार्ग के आधार पर वैसे तो बहुत सारे रूट हैं आयुर्वेद के अंतर्गत भी और मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी, लेकिन अगर इनको मोटा मोटा हम डिवाइड करना चाहें तो 4 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं: ओरल रूट से, टॉपिकल रूट यानी स्किन में अप्लाई करके, पैरेंट्रल रूट अदर देन ओरल रूट, एंड इंट्राम्यूकोशल या इंट्राकैविटल रूट के थ्रू हम देते हैं। तो ऐसे अगर देखें तो हम नेत्र से, नासा से, कर्ण से, सिर के मार्ग, सिरोमार्ग से, इनसे भी मेडिसिन देते हैं। तो ये सारा पैरेंट्रल के अंदर इंक्लूड हो जाता है। और जो हम कैविटी के थ्रू देते हैं वो इंट्रा कैविटल आ जाता है, और जितने इंजेक्शन हैं वो भी इनके पैरेंटल रूट के अंतर्गत आ जाते हैं। टॉपिकल में जितने भी स्किन के थ्रू देते हैं वो आ जाते हैं।
तो इस तरह से रूट वाइज भी डोजेस फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इस टॉपिक को हम रूट ऑफ ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ेंगे। तीसरा जो क्लासिफिकेशन डोजेस फॉर्म का होता है ये अकॉर्डिंग टू रिलीज रेट या टारगेट वाइज किया जाता है। जो आजकल की जो स्टडी होती है वो इस पे बेस करके की जा रही है कि अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो लेने के बाद वो शरीर में कितने देर में जा कर के एक्शन करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका डिवीज़न किया गया है जिसको कहा गया है रिलीज़ रेट या टारगेट वाइज का क्लासिफिकेशन। तो अगर इस क्लासिफिकेशन को आप देखेंगे तो आपको सस्टेन एक्शन, रिपीटेड एक्शन, प्रोलॉन्ग एक्शन, सिग्नल ओरिएंटेड और टारगेट ओरिएंटेड, तो कुछ मेडिसिन होती हैं जो शरीर में जाने के बाद धीरे धीरे अपना इफ़ेक्ट दिखाती हैं। पहले इफ़ेक्ट दिखाती हैं, फिर रुक जाती हैं, फिर इफ़ेक्ट, तो इसको सस्टेन्ड एक्शन बोलते हैं, जो एकदम जल्दी या फिर लगातार एक्शन ना दे करके सस्टेन्ड एक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है रिपीटेड, ये भी थोड़े थोड़े अंतराल के बाद या इसको बार बार आपको मेडिसिन लेनी रहती है, जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेने पर अपना एक्शन दिखाता है। प्रोलॉन्ग्ड एक्शन के अंतर्गत जो लंबे समय तक अपना प्रभाव को दिखाता है। इसके अलावा सिग्नल ओरिएंटेड और टारगेट ओरिएंटेड जो है ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी मेडिसिन टारगेट पर कितनी देर में पहुंच करके अपना कार्य करती है। तो इस तरह से डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिसमें इसमें हमें मेन कौन सा दिखता है अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी वाइज। और यहाँ पर हम कंसिस्टेंसी वाइज जो डोजेस फॉर्म है उसको अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्म आते हैं। तो सबसे पहला है सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म आप समझ रहे हैं कि इन सारे ड्रग की जो कंसिस्टेंसी होती है वो हार्ड होती है। हमारे आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो, सबसे मेजर पार्ट जो है डोजेस फॉर्म का यही कवर करता है, क्योंकि ये लेने में आसान होता है, फॉर्मेशन में आसान होता है, पैकिंग में आसान होता है और इसके ख़राब होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म को हम देखेंगे तो मेनली ये दो पार्ट पे डिवाइड होता है। वैसे तो सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मेडिसिन वाली कल्पना या औषध कल्पना आती है, लेकिन अगर मुख्य रूप से इसको हम बांटना चाहें तो ये दो पार्ट पे डिवाइड होती है, यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म मतलब यहाँ पर जो कल्पना बनेगी वो एक एक माने एक बार आप उस औषधि को ग्रहण कर सकते हैं इतनी मात्रा में, यानी यूनिट फॉर्म में बनेगी। जबकि दूसरा जो बल्क डोजेस फॉर्म है, जैसे हम पाउडर बनाते हैं तो वो बल्क डोजेस फॉर्म में आता है, और जो वटी बनाते हैं वो यूनिट डोजेस फॉर्म में आता है। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म। तो यूनिट डोजेस फॉर्म के अंदर टैबलेट है, टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल, गुग्गुल, वटक, पाक, गुड़ पाक, मोदक, ये कल्पनाएँ आती हैं। ठीक है। तो टैबलेट भी अगर देखें तो टैबलेट के ओरल, लोजेंस, बकल एंड चूएबल। आप टैबलेट देखेंगे तो कुछ टैबलेट लेने के बाद हम अनुपान लेकर के सीधा उसको अंदर कर लेते हैं जीआईटी ट्रैक में। लोजेंस जो होते हैं इसको हम चूस करके लेते हैं। बकल कुछ जो होते हैं हम उसको मुंह पर ही रखे रहते हैं या सबलिंगुअल लेते हैं, और कुछ जो होते हैं जिनको हम चबा करके लेते हैं। तो इस तरह से टैबलेट के अलग अलग बताए हैं। इसी तरह से कैप्सूल को भी बताया है कि या तो ये सॉफ्ट होते हैं या तो ये हार्ड होते हैं। तो हार्ड कैप्सूल जो होते हैं उनको आप अगर देखेंगे तो ये हार्ड जेलेटिन से बनते हैं और इसमें जो मटेरियल होता है वो सॉलिड रहता है। जबकि सॉफ्ट कैप्सूल जो होते हैं ये वैसे तो हार्ड लगते हैं, लेकिन इनमें हम चाहें तो लिक्विड वाला डोजेज फॉर्म भी ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल ये जो भी बताए गए हैं ये वटी के फॉर्म में प्रायः पाए जाते हैं, और इनको यूनिट डोजेस फॉर्म इसीलिए कहा है कि इसको आप सिंगल ग्रहण कर सकते हैं। जबकि बल्क डोजेस फॉर्म जहाँ पर औषधि बहुत सारी होती है और उसको हम मात्रा के अनुसार निकाल करके ग्रहण करते हैं, मैक्सिमम इसके अंतर्गत जो आते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो बल्क डोजेस फॉर्म फिर से दो पार्ट पे डिवाइड होता है, इंटरनल यूज़ के अकॉर्डिंग और एक्सटर्नल यूज़ के अकॉर्डिंग। इंटरनल यूज़ में अगर हम देखें तो लवण कल्पना, चूर्ण कल्पना, सत्व कल्पना, ग्रेन्यूल जो खंड कल्पना है, सत्व, क्षार, अयस्कृति, भस्म, पिष्टी और मसी, इन सब का हम क्या करते हैं इंटरनल यूज़ करते हैं, और ये सब कहीं ना कहीं पाउडर के फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल यूज़, वो पाउडर प्रिपरेशन जिनका हम बाह्य प्रयोग करते हैं, तो जैसे टूथ पाउडर है, डस्टिंग पाउडर है, नस्य चूर्ण है, अंजन है, क्षार है जो
हमारा बाह्य क्षार हम जो जो यूज़ करते हैं, प्रतिसारणी क्षार और लेप, तो इन सब का एक्सटर्नल यूज़ है। इस तरह से जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसके दो पार्ट डिवाइड होता है। अगर मोटा मोटा आपको कहूँ तो वटी फॉर्म और पाउडर फॉर्म। वटी के भी अलग अलग रूप हैं और उसके बाद पाउडर का भी। पाउडर फिर से इंटरनल एक्सटर्नल दो पार्ट पे डिवाइड होता है। कौन कौन सी कल्पनाएं इंटरनल यूज़ होती हैं और कौन सी एक्सटर्नल। नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म सॉलिड के बाद सबसे ज़्यादा जो कल्पनाएं पाई जाती हैं वो लिक्विड डोजेज फॉर्म में होती हैं। और लिक्विड डोजेज फॉर्म फिर से दो तरह से यूज़ किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में अगर आप देखेंगे तो स्वरस कल्पना है, क्वाथ कल्पना है, हिम कल्पना है, फांट कल्पना है, क्षीर पाक है, और जितनी भी क्वाथ की उपकल्पनाएं हैं, अर्क कल्पना है, संधान कल्पना, मेडिकेटेड स्नेह स्नेह कल्पना, ये सारी की सारी। और कहीं कहीं पर वस्तिक द्रव जो एनीमा दिया जाता है, जो कि जाकर के एब्जॉर्ब होता है, जो निकलता है उसको नहीं, एनीमा के थ्रू भी हम कुछ मात्रा में मेडिसिन एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए उन्होंने लिक्विड डोजेस फॉर्म के इंटरनल के अंतर्गत एनीमा को ऐड किया है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म के जो फॉर्म हम शरीर में अंदर ग्रहण करते हैं उसको इनके अंतर बताया है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल। इन्होंने संधान कल्पना को दो पार्ट पे डिवाइड करके बताया है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा क्यों दिख रहा है, तो इन्होंने संधान को फिर से मध्य और शुक्त में बताया है। मध्य के अंतर फिर आसव वरिष्ठ सुरा आ गया है, और अम्ल या शुक्त कल्पना में कांजी आ गया है। एक्सटर्नल अगर लिक्विड डोजेस की बात की जाए तो आप देखेंगे कि हमारे जो ईयर ड्रॉप होते हैं, आई ड्रॉप होते हैं, माउथ वॉश है, नासा के लिए, नस के लिए जो ड्रॉप यूज़ करते हैं, जो पानी जो लिक्विड वाला क्षार है जैसे स्नोही क्षीर या अर्क क्षीर है, अगर इसको हम बाहर लगा रहे हैं तो ये भी एक तरह से द्रव कल्पना है। और जो अभ्यंग के लिए हम स्नेह का यूज़ करते हैं वो भी एक्सटर्नल में आता है। अगर आप उस घृत तेल का सेवन कर रहे हैं तो वो इंटरनल के अंतर्गत आएगा, लेकिन अभ्यंग के रूप में कर रहे हैं तो उसको उन्होंने एक्सटर्नल में वर्णन किया है। तो इस तरह से सॉलिड के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डोजेस फॉर्म लिक्विड डोजेस फॉर्म है। ये फिर से इंटरनल एक्सटर्नल प्रयोग के आधार पर दो पार्ट पे डिवाइड होता है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरे नंबर पे आता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ना तो सॉलिड होता है ना ही लिक्विड में होता है। इसको सॉलिडिटी इसमें ज़्यादा है लेकिन सॉलिड की अपेक्षा कम है और लिक्विड की अपेक्षा ज़्यादा है। तो फिर से ये दो पार्ट पे डिवाइड होता है, एक्सटर्नल यूज़ और इंटरनल यूज़। अगर इंटरनल यूज़ की बात की जाए तो आप जान रहे हैं अवलेह, घी और कल्क कल्पना। तेल को इन्होंने लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत डाला है और घृत को इन्होंने सॉलिड डोजेस सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत डाला है। तो अवलेह, घृत और कल्क, कल्क भी जो होता है ना तो पूरा लिक्विड है ना ही सॉलिड है, तो ये इंटरनल यूज़ के अंतर्गत आता है। जबकि एक्सटर्नल यूज़ में आपका ऑइंटमेंट, घृत, शतधौत घृत या सहस्त्रधौत घृत अगर आप देखेंगे तो ये दिखने में क्रीम की तरह दिखता है, तो इन्होंने घृत को एक्सटर्नल में डाला है। इसके अलावा वर्ती कल्पना, वर्ती जो होता है आप अगर पढ़ेंगे तो इसको तुरंत बनाया जाता है बाती की तरह रचना, और किसी भी बॉडी कैविटी में जानने पर ये मेल्ट हो जाती है और ये मोड़ने पर मुड़ भी जाती है, इसीलिए इसको सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में कहा गया है। क्योंकि इसको सिर्फ कैविटी में इंसर्ट किया जाता है और ये बाहर आ जाती है, इसीलिए इसको हमने एक्सटर्नल यूज़ में बताया है। जबकि एनीमा के केस में एब्जॉर्प्शन हो रहा था, इसीलिए उसको वहाँ पर इंटरनल यूज़ के लिए बताया गया था। वर्ती भी अनेक तरह की होती है, फलवर्ती या गुदवर्ती, योनिवर्ती, मूत्रवर्ती, नासावर्ती, नेत्रवर्ती और व्रणवर्ती। तो अलग अलग वर्ती के अकॉर्डिंग। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म भी दो पार्ट पे डिवाइड है अकॉर्डिंग टू यूज़, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। लास्ट जो हमारा डोजेस फॉर्म है अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी वो है गैसियस डोजेस फॉर्म। गैसियस डोजेस फॉर्म भी दो पार्ट पे डिवाइड होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर आप लोग धूमपान कल्पना पढ़ेंगे तो धूमपान कल्पना और धूमनस, ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम इसको पान यानी ग्रहण करते हैं, इंटरनल बॉडी के अंदर लेते हैं, भले बाद में आप उसे निकालते हैं लेकिन इसको अंदर लेने के कारण इन्हें इंटरनल में बोला है। जबकि जो स्वेदन बॉडी के अंदर किया जाता है यानी बॉडी में बोला जाए कि
बॉडी में जब स्वेदन किया जाता है, आप स्वेदन के जब अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे तो आप इसमें एक नाड़ी स्वेद पढ़ेंगे, जिसमें किसी भी पानी या जल को गर्म करके उसकी भाप के द्वारा सेकाई की जाती है। तो ये जो वेपर के थ्रू किया जाता है ये आपका उसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आपने चारों कल्पनाएं देख ली, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड केसियस डोसेज फॉर्म। यहाँ पर हमने इनको अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देखा है। नेक्स्ट पीपीटी में हम इनको अकॉर्डिंग टू मॉडर्न के देखेंगे। अब डोजेज फॉर्म का एडवांटेज क्या है और डोसेज फॉर्म का डिसएडवांटेज क्या है। तो नॉर्मली ये जब भी हम आप पंचविध कषाय कल्पना देखते हैं या सेकेंडरी प्रिपरेशन देखते हैं तो जो अंतर आता है, सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, कॉन्टेमिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, हैंडलिंग और स्वालोइंग में इजी पड़ता है। हर कल्पना के अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बुक में देखने के लिए मिलेंगे, चाहे टैबलेट के हो, कैप्सूल के हो, संधान के हो, ऑइंटमेंट के हो, क्रीम के हो। लेकिन इनको मोटा मोटा आप डिवाइड करके लिख सकते हैं कि जितने भी डोजेस फॉर्म होते हैं वो हैंडलिंग स्वॉलोइंग में इजी होते हैं, इनका एक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। अगर आप इंटरनल ले रहे हैं तो ये स्टमक के लिए जेंटल होते हैं। थेरेपेटिक बेनिफिट इस पे अलग अलग होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और इकोनॉमिकली ये चीप होते हैं, यानी सस्ते होते हैं। अगर इनके डिसएडवांटेज की बात की जाए तो सॉलिड प्रिपरेशन की डोजेस तो फिक्स हैं, लेकिन लिक्विड डोजेस फॉर्म की अगर बात करें तो वहाँ पर एक एग्जैक्ट डोज है, उसको एडजस्ट करना में दिक्कत आती है। अनकॉन्शियस पेशेंट को आप वो सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म ईजी वे में नहीं दे सकते हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीपियंट डलता है, यानी इसमें बहुत सारे एक्सीपियंट या एक्स्ट्रा मटेरियल डले होते हैं, जिसके कारण इसका जो प्रभाव होता है, भले हम कहते हैं कि हम इनर्ट एक्सीपियंट यूज़ करते हैं, लेकिन इनके लिए भी एक निश्चित क्वांटिटी बताई गई है कि इतना प्रिजर्वेटिव डालना है, इतना कलरिंग एजेंट। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे ड्रग की क्वांटिटी या क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि डोजेस फॉर्म क्या है, डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कौन से डोजेस फॉर्म में कौन सी कल्पना आती है। आप उन कल्पनाओं को थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते हैं अगर आपका अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा प्रोस्पेक्टिव आता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू हम उसको आगे देखेंगे कि कौन कौन सी कल्पना सॉलिड डोजेस फॉर्म में आती है, लिक्विड में आती है, सेमी सॉलिड में आती है। और अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ डोजेस फॉर्म को एक अलग पीपीटी में देखेंगे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में।